अमित तिवारी जी, दोनों प्रवक्ताओं का साफ ये कहना है कि इस पर आपको लेनी चाहिए सभी राज्यों की राय, और राय लेने के बाद इस पर आगे बढ़ना चाहिए आपको। अब आपका इस पर क्या कहना है? मुस्कान जी, सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को और पैनल में हमारे मित्रों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। और मैं उम्मीद रखता हूं कि मां शक्ति। देखिए, आज का जो विषय है वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर पहले भी ये एक टेस्टेड ट्राइड प्रक्रिया है, जो कि जब हमारे देश में सबसे पहले इलेक्शंस हुए थे, जब संसाधन भी कम थे और लोग मतलब एक तरीके से एक नई डेमोक्रेसी थी, एक उभरता हुआ डेमोक्रेसी था, तब हमने ये करके दिखाया था। तो जब हमारे पास संसाधन की कमी थी, एक नया एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया में जा रहा था और संविधान के तौर पर एक गठित हो रहा था, तो उस नए परिवेश में भी जब हमने ये कर दिखाया और 67 तक ये चला, बिल्कुल प्रक्रिया चली, ये बाधित कहाँ हुई ये हमें देखने की जरूरत है। बाधित हुई सबसे पहले 1959 में, जब केरल की सरकार को, कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने अवैध तरीके से उस सरकार को बर्खास्त कर दिया। किस तरीके से फिर उसके बाद हमने 1975 का इमरजेंसी देखा, उसके बाद इसमें प्रक्रिया हुई कि ये सब अब बदल गया, वहां से वो चीजें बदलनी शुरू हुई। इसमें कहीं ना कहीं दल बदल कानून भी आता है कि जो अभी मुकेश जी कह रहे थे कि अगर कोई इसमें इलेक्शंस के बाद कोई इस दल से उस दल जाता है, वो तो उस पर भी काम करने की जरूरत है। डोगरा जी भी कह रहे थे कि ये एक विस्तृत तौर पे इसके साथ चर्चा होनी चाहिए, और उसी चर्चा को करने के लिए ये जो गठन समिति है उसका गठन हुआ है रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। उसमें देखिए अर्जुन मेघवाल जी भी स्पेशल मेंबर हैं, विपक्ष के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी को बोला गया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, सभी लोगों को ही उसमें जब जोड़ा गया था, तो अगर वो थोड़ा अधीर रंजन चौधरी जी अधीर ना होते, थोड़ा समय लेते, बैठक में जाते, और बैठक में जाने के बाद उनको लगता कि नहीं ये उनके लिए नहीं है, ये इसमें वो नहीं आ सकते, तो ये अलग बात थी। लेकिन उन्होंने किया क्या, सोनिया गांधी जी को से अनुमति क्यों नहीं ली गई, मैं कैसे, तो देखिए ये लोग एक पार्टी के प्रति इनकी जो समर्पण है, वो भाव से ये निकल नहीं पाएंगे, तो ये देश के लिए नहीं सोच पाएंगे। दूसरी बात हमें बात करनी चाहिए, जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन का भी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम तैयार हैं, हमें कुछ चीजों के लिए, जैसे कि वीवीपैट मशीन हो गई, ईवीएम मशीन हो गई, उनके लिए समय चाहिए, क्या सेमीकंडक्टर चिप्स हो गई, क्योंकि उन सब चीजों में ये सब लगता है, उसके लिए लगभग उनको साल डेढ़ साल का समय चाहिए। और इसी समय को, हम इस समय को चुपचाप बैठते हुए इस समय को हमने उपयोग में लाने का सोचा, और ये कहा कि चले ठीक है, जब तक इलेक्शन कमीशन अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करे, तब तक हम ये समिति बनाकर इस पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। और ये चर्चा नई नहीं है। 2014 में ये बात, जब हम सरकार में आए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार की गठन हुआ था, तब हमने शुरू किया था। 16 में पुनः बात हुई थी, 19 में भी बात हुई थी, और आज फिर ये जरूरी नहीं है कि 24 का इलेक्शन हम वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पे करने जा रहे हैं, लेकिन भले ही उसमें साल डेढ़ साल का समय लगे, पर चर्चा की कभी तो शुरुआत होनी चाहिए। और उसी चर्चा की शुरुआत करते हुए इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि इससे जो इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है, जो वोटर लिस्ट है, उसका सरलीकरण होगा, उसका एकीकरण होगा। अभी बहुत जगह राज्यों का एक इलेक्शन वोटर लिस्ट होता है, केंद्र का एक वोटर लिस्ट होता है। कभी कभार वोटर बहुत बार ये पाया जाता है कि कुछ वोटर्स इस लिस्ट में है, कुछ वोटर्स स्टेट लिस्ट में है ही नहीं, तो ये एक समस्या आती है। दूसरी समस्या कि बार बार जो चुनाव होते हैं, जैसे कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उसके बाद उपचुनाव होते रहते हैं, कॉर्पोरेशन चुनाव होते हैं, तो इन चुनावों के मकड़ जाल से एक मुक्ति मिलेगी, और जनता के सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पे सरकार निष्पक्ष मतलब एक कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से काम कर पाएगी। डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एक देश में एक कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाती हैं, और एक ऐसे समय पे आके उसको हम लोग सूत्रपात कर सकते हैं, उसको हम लोग बना सकते हैं। तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
जी मुस्कान जी, देखिए अभी मुकेश जी ने 2-3 बातें कही। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शंस आते ही जैसे गैस के दाम कम हो गए हैं और ये सब जो होता है वो नहीं होगा और वगैरह वगैरह उन्होंने बातें कही। तो इलेक्शंस इन्होंने बस पूरे के पूरे शराब के दलाली के पैसे में इन्होंने गोवा का इलेक्शन लड़ा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज जब ये पांचों राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से ये मनी लॉन्ड्रिंग का फिर से इनका खेल शुरू हो रहा है और इसमें अरविंद केजरीवाल उसमें भी लिप्त है? क्या ये हम कह सकते हैं? दूसरी बात, इसका जवाब मुकेश जी दें मेरा वक्तव्य खत्म हो जाने के बाद, मैं चाहूंगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं और केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं। तो क्या सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महिला सुरक्षा, शिक्षा, ये सब क्या राज्य में नहीं, राज्य और में अलग होते हैं और केंद्र में अलग होते हैं? इन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि वन नेशन वन एजुकेशन की बात करनी चाहिए। तो आज इनको बताना चाहिए कि जो ये शिक्षा का ढोल दिल्ली में पीटते हैं, कितने विधायक के बच्चे इनके सरकारी स्कूलों में जाते हैं, कितने विधायक सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। ये तो कहते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा तो दिल्ली की सरकार मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार का विषय है। तो इनके कितने विधायक सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं लेते हैं, इनके कितने विधायक के बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ते हैं, इनको बताना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में इनके कितने विधायक जाते हैं? क्या मुकेश जी मोहल्ला क्लिनिक में अपना जांच करवाते हैं अगर इनको कुछ हो जाती है? नहीं कराते हैं। तो ये सिर्फ ढकोसला है। इनके पर्दे की पीछे की कहानी कुछ और है। हमने देखा है किस तरीके से कोरोना काल में जब दिल्ली की जनता एक एक सांस के लिए तरस रही थी तो मुख्यमंत्री अपना आवास का निर्माण करवा रहे थे, शीश महल बना रहे थे। हमने देखा कि जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन की एक एक के लिए तरस रही थी तो वहां पर इनके के सारे नेता, शीर्ष नेता शराब की दलाली में लिप्त थे। कैसे घोटाला किया जाए शराब के माध्यम से, कैसे बच्चों के हाथ में बोतलें थमा दी जाए, उसमें ये लिप्त थे। और इन्होंने फिर बाद में कितना ढोल पीटा इन्होंने किया, आपका ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑडिट के नाम पे भाग खड़े हुए। तो ये सब बुनियादी चीजें हैं जो कि इनको पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, उसके बाद उंगली उठानी चाहिए। दूसरी बात, हमने जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता संभाली है 2014 से, हमने देखिए एक नेशन एक राशन कार्ड के माध्यम से सरलीकरण करने का प्रयास किया कि कोई भी गरीब व्यक्ति किसी भी प्रदेश में चला जाए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे कहीं ट्रांसफर के लिए, तो वहां पर वो राशन ले सकता है, उसको वहां पे संघर्ष करने की जरूरत नहीं होगी। हमने एक नेशन एक मोबिलिटी कार्ड से हमने मोबिलिटी सरलीकरण का प्रयास किया। हमने एक नेशन एक ग्रिड के माध्यम से बिजली के ग्रिड जो होते हैं उनका सरलीकरण करने का प्रयास किया। हमने वन नेशन वन टैक्स के माध्यम से टैक्स में सरलीकरण करने का प्रयास किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये संकल्प है, जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कहते हैं तो उसी संकल्प के तहत ये हम आगे बढ़ रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ठीक है मुकेश जी, आपका जवाब चाह रहे हैं तिवारी साहब। देखिए, बड़ा है कि लेकिन आपका जो प्रवक्ता महोदय उसको बड़े छिछले स्तर पर लेकर चले आते हैं। खैर, उनका बात करने का एक तरीका है, कोई बात नहीं। और मैं इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालना चाह रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन के नहीं मुकेश जी एक बात मैं आपको बता दूं, अभी मनीष सिसोदिया जी की वाइफ का तबीयत खराब था, उन्होंने अपना इलाज फोर्टिस में करवाया, मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं गई या सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गई? इसका जवाब तो दीजिए ना। अगर मैं छिछली स्तर पर लेके जा रहा हूं तो आप इसका जवाब देखिए, इसको स्पष्ट कर दीजिए। जाएगा